जिन सबूतों के आधार पर उसने लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी और वीएचपी के 21 नेताओं पर साजिश के आरोप लगाए थे, उन सबूतों को सीबीआई कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में सीबीआई ने इतना वक्त लगा दिया कि उसकी नीयत और साखी सवालों में घिर गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में इतनी देर क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी और बाकी आरोपियों को भी नोटिस जारी किया है कि क्या उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद अयोध्या कांड को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बड़ी बहस में इस बात पर हम सवाल उठाएंगे कि क्या 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या कांड के पीछे कोई साजिश नहीं थी? क्या आडवाणी और बाकी आरोपी नेताओं को बचा रही है सीबीआई? दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त करने के लिए क्या बीजेपी और वीएचपी नेताओं ने कोई साजिश रची थी? 22 साल से भी ज्यादा समय से ये सवाल सीबीआई के लिए जंजाल बना हुआ है। अब सीबीआई को अगले 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है कि अगर 6 दिसंबर 1992 को साजिश के तहत अयोध्या में ढांचा ध्वस्त हुआ था तो सीबीआई अब तक सोई क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट ने हाजी महबूब की पिटीशन को पर नोटिस करते हुए दूसरी साइड को कहा है कि वो इस मामले में जवाब दें और फिर इस जो पेंडिंग मामला है उसके साथ उन्होंने उसको टैग कर दिया। सीबीआई चूंकि ऑलरेडी पिटिशनर है सिमिलर मैटर में, तो सीबीआई को इसमें प्रोफॉर्मा पार्टी बनाया गया है और सीबीआई को भी नोटिस जाएगा। सीबीआई की साख को दांव पर लगाने वाला ये मामला बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और वीएचपी के अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया समेत उन 21 नेताओं से जुड़ा है जो 6 दिसंबर के अयोध्या कांड के दौरान कार सेवकों को ललकार रहे थे। इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने धार्मिक उन्माद भड़काने, देश की अखंडता को खतरे में डालने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। 4 मई 2001 को रायबरेली में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी समेत बीजेपी और वीएचपी के 21 नेताओं को आपराधिक साजिश रचने के आरोप से मुक्त कर दिया। सीबीआई ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 20 मई 2010 को हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आरोपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला नहीं बनता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई करीब 9 महीने तक पशुपेश में रही। आखिरकार उसने 18 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी सीबीआई से यही सवाल पूछा था कि अगर सीबीआई को लगता है कि बीजेपी और वीएचपी नेताओं ने साजिश रची थी तो फिर उसने अपील करने में इतनी देर क्यों की। इस बीच अयोध्या जमीन विवाद में याचिका करता रहे हाजी महबूब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगा दिया कि चूंकि अब केंद्र में सरकार बदल गई है और आरोपी कई नेता सरकार में शामिल हैं, इसलिए उन्हें आशंका है कि सीबीआई दबाव में आकर नरम रुख अपना सकती है। वो अपना एक अच्छा लीडर समझते हैं, आडवाणी जी को अपना सब सुप्रीम मानते हैं, तो हो सकता है अनाजर जी ने हक को खत्म करने के लिए नाइंसाफी के रास्ते पे चले। जो भी हुकूमत उन्हीं लोगों की है आज कि जो उस केस में मुलजिम है, इसलिए सीबीआई उनके साथ कुछ नरम रवैया अख्तियार कर रही है। अब हाजी महबूब की अर्जी और सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी समेत 21 नेताओं को नोटिस जारी किया है। आरोपी नेताओं से ये पूछा गया है कि क्या इस मामले में उन्हें भी पार्टी बनाया जाना चाहिए, जबकि सीबीआई को 4 हफ्तों में जवाब देना है कि आखिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में उसने इतनी देरी क्यों की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सीबीआई ने अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त करने की जांच राजनीतिक दबाव में की। पहले भी हम देख चुके हैं एक मरतबा कि जब 2004 में आडवाणी जी को डिस्चार्ज किया गया था तो सीबीआई से हमने डिमांड किया कि वो इसके खिलाफ रिवीजन करे, सीबीआई ने रिवीजन नहीं किया।
तो हम लोगों को हाजी महबूब साहब को ही और हाफिज सिद्दीक साहब के नाम से क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करना पड़ा था हाई कोर्ट में, और उस वक्त सीबीआई ने हमारे रिवीजन की मुखालफत की थी जब तक एनडीए की सरकार थी। जब सरकार एनडीए की बदल गई तो सीबीआई ने हमारी मुखालफत छोड़ दी। सवाल ये भी है कि अगर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला नहीं बनता, तो फिर सीबीआई इसे साजिश का नतीजा बताने पर क्यों तुली है? अगर वाकई साजिश के तहत ढांचा गिराया गया, तो फिर सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में ठोस सबूत क्यों नहीं पेश किया? अगर सीबीआई के पास वाकई दमदार सबूत थे, तो फिर उसने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरन अपील क्यों नहीं की? सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये इस तरह की प्रयास, असफल प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी इस तरह की रेट लगाई गई थी और उन्होंने खारिज भी हुई है कोर्ट से। तो एक इस तरह का प्रयास है, कहीं न कहीं पुराने मसलों को उठाकर कहीं न कहीं राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रयास कर रही है, जो पूरी तरह से विफल साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी सम्मिलित हैं, वो सब उस घटना से संबंधित थे और जो कंस्पिरेसी चार्ज उनके खिलाफ था वो सभी मानते हैं कि वो सही था। हाजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सभी पक्षों को नोटिस कर दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह तय करना है कि मामले के इस चरण में किसी नए पक्ष को शामिल किया जाए या नहीं, और उससे भी बढ़कर क्या सीबीआई की याचिका देरी के आधार पर खारिज की जाए या नहीं। अयोध्या में अबुल बशर और दिल्ली में यतेंद्र शर्मा के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मसले पर चर्चा करते हैं। बड़ी बहस में आज चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, विजय बहादुर पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। पीएल पुनिया साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। प्रेम शुक्ला हमारे साथ रहेंगे, दोपहर सामना के एडिटर। राजीव रंजन हमारे साथ रहेंगे, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। हाजी महबूब साहब हमारे साथ हैं, जो कि पिटिशनर हैं इस मामले में। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डिबेट की शुरुआत में पीएल पुनिया साहब आपसे सवाल पूछ करके करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हाजी महबूब अली को सामने लाकर के याचिकाकर्ता के रूप में कांग्रेस राजनीति कर रही है। और आपने पीएल पुनिया साहब साफ तौर पर कहा है कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के पीछे बीजेपी और वीएचपी के बड़े नेताओं की साजिश थी। मेरा आपसे सवाल यह है कि फिर यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई जो है वो इस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाई? पीएल पुनिया साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रिपोर्ट तो सब निकल गई। चलिए, शायद पीएल पुनिया साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हाजी महबूब अली साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके ऊपर किसी भी तरीके से कांग्रेस का दबाव है? क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपको आगे करके याचिकाकर्ता के रूप में कांग्रेस एक तरीके का षड्यंत्र रच रही है। जी नहीं, मेरे पर किसी का दबाव नहीं है। जो हकीकत है वो मैंने बयान किया है, और हमें इसमें बीजेपी विश्व हिंदू परिषद का पूरा हाथ था मस्जिद को गिराने में। और मैं तो इससे पहले भी कह चुका हूं कि आडवाणी साहब खुलेआम आवाज, उनकी ललकार पे लोगों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। और इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना नहीं चाहता हूं। इसमें नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ कहिए भी मत हाजी महबूब साहब। लेकिन क्या आपको इस पर आश्चर्य नहीं होता है कि आप जिन चीजों को दावे के साथ कह रहे हैं, आज 22 साल पुराना ये केस है, 14 साल से इसको सीबीआई देख रही है, वो साबित नहीं कर पाई कि ये साजिश थी? आपको आश्चर्य नहीं होता? वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो मैं तो ये जानता हूं सीबीआई करे न करे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये बिल्कुल सही है कि आडवाणी साहब का पूरा हाथ था और विश्व हिंदू परिषद का हाथ था। हाँ, लेकिन आपकी ये दलील नाकाफी है हाजी महबूब साहब। आप अपना विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पीएल पुनिया साहब, आपको मेरी आवाज मिली? पीएल पुनिया साहब अभी भी हमसे डिस्कनेक्ट हैं। विजय बहादुर पाठक जी, सवाल ये उठता है कि इस मामले में आपने किस आधार पर यह कहा कि हाजी महबूब साहब को सामने ला करके कांग्रेस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है?
क्यों लगता है आपको ऐसा? अनुराग जी, जब आप अभी पैकेज चला रहे थे तो जफराब जिलानी का एक बयान आपने सुनाया और उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की और पहले सीबीआई जब एनडीए की सरकार थी तो नहीं सुन रही थी, पर जब हमारी सरकार आ गई तो उसने हमारा अपोज करना बंद कर दिया। जफराब जिलानी किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और आपके सामने सरेआम वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने उस बयान में ये कहा कि पहले सीबीआई चूंकि एनडीए की सरकार थी नहीं सुन रही थी, हमारा अपोज कर रही थी और जब हमारी सरकार आ गई तो हमारा अपोज करना बंद कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक आरोप है उसकी पुष्टि तो आपने जो दिखाया उसी से हो जाती है। नहीं, इस तरह का कोई बयान पाठक साहब नहीं दिया जफरयाब जिलानी ने। जफरयाब जिलानी ने इस तरीके नहीं, गलत कोट मत कीजिए पाठक साहब, इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा सरकार यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, सीबीआई का रवैया ढुलमुल रहता है, ये कहा उन्होंने। मुस्कान जी, वो अभी आपने इस पूरे पैकेज में बाइट सुनाई है, आप दोबारा रिपीट करके देख लें। उन्होंने ये बात कही है, मैं इसी आधार पर कह रहा हूं, मैं गलत कोट उनको नहीं कर रहा हूं। इस पैकेज में जो आपने चलाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ मिसकोट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 2001 से लेके नहीं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, वो तो आपके पास है, मेरे पास तो वो फाइट भी नहीं है जी। जो आपने मुझे दिखाया, जो मुझे सुनाया। लेकिन जो अगर 2001 से 2010 तक लगातार न्यायालय से ये नेता बरी होते गए और सीबीआई ने, जो आपने सवाल पुनिया जी से पूछ रहे थे, सीबीआई ने अगर देरी की तो उसमें हमारा क्या दोष है बताइए। और हमारे जो नेता हैं उन नेताओं को अगर कोर्ट बरी कर रही है, इस पूरे मामले में भी कोर्ट में पिटिशनर के रूप में गए हैं, जो नोटिस मिली है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो जवाब होगा हम दाखिल करेंगे। जी पुनिया साहब, बड़ा सवाल उठ रहा है कांग्रेस की नीयत पर, क्योंकि बीजेपी एक तो राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है, जिस तरीके से हाजी महबूब साहब को आपने याचिकाकर्ता के तौर पर आगे किया। आपने कहा कि बीजेपी और वीएचपी की बयानवे में साजिश रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई सरकार आपकी थी, यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई क्यों ये साजिश बेनकाब नहीं कर पाई? हेलो जी पुनिया साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जरा एक दफा क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, एक बार पूछ लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने साफ तौर पर कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी और वीएचपी के बड़े नेताओं की बाकायदा साजिश थी, जबकि बीजेपी उल्टा आरोप आप पर लगा रही है कि हाजी महबूब साहब को याचिकाकर्ता बना करके कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। भाई सरकार यूपीए की थी तो सीबीआई ने ये क्यों नहीं साबित कर दिया कि ये एक साजिश है? तब सीबीआई क्यों नहीं साबित कर पाई? देखिए, अभी बताया गया कि या तो भीड़ का उन्माद से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और या फिर किसी न किसी की साजिश थी। तो आप जानते हैं कि सिर्फ ऊपर चढ़ जाए भीड़, उससे वो ढांचा नहीं गिर सकता था। उसके लिए पूरी तैयारी हुई, उसके लिए औजार लाए गए, साधन जुटाए गए और उससे जो ढांचा है वो गिराया गया। अरे पुनिया साहब, और पुनिया साहब कैसे ढांचा गिराया गया वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे। पुनिया साहब ढांचा कैसे गिराया गया, छैनी हथौड़ी कहां से बुलाई गई, कार सेवक कहां से बुलाए गए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 14 साल में सीबीआई इस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाई? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए जी। मैं कहना यह है कि उस दिन, उस समय, उस मौके पर अडवाणी जी मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद थे, उमा भारती जी मौजूद थे और सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की जो मुराद थी वो पूरी हो गई। तो साजिशन ये सब पूरा हुआ जिसकी वजह से हुआ। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया है, सीबीआई को नोटिस जारी किया है, तो वो जवाब देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई पिटीशन फाइल होता है, एसएलपी फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया है, सीबीआई को नोटिस जारी किया है, तो वो जवाब देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई पिटीशन फाइल होता है, एसएलपी फाइल होती है, तो उसको पहले प्राइमे फेसी देखते हैं कि नीचे के अदालत के आदेश से, हाईकोर्ट के आदेश में कोई कानूनी खामी है। अगर कोई कानूनी खामी देखते हैं प्राइमे फेसी, तभी वो नोटिस जारी करते, वरना नहीं करते। बाकी तो अदालत तय करेगी। इन सब का जवाब मांगा है, जवाब ये देंगे
इनसे पूछा गया पार्टी क्यों न बनाया जाए, सीबीआई से पूछा जाएगा आपने देर क्यों की, और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, और आप कह रहे हैं कि आप यूपीए सरकार थी और आपने क्यों कार्रवाई की यूपीए सरकार कभी भी सीबीआई के आंतरिक मामलों में क्या जांच कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कभी कोई दखल नहीं दिया। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट जगह पूछ रही है तो सीबीआई के अधिकारी वो जवाब दे होंगे, वो जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों देर की, और हमारी मांग है कि ऐसे जो गलती करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। यूपीए सरकार का इसमें देर करने में, ढिलाई करने में कतई कोई दूर तक हाथ नहीं है। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, हाजी महबूब अली चाहे जितनी दलीलें दे लें या फिर पीएल पुनिया साहब जो कुछ भी दावा कर लें, लेकिन ये दलीलें और दावे काफी नहीं हैं। हकीकत ये है कि अब तक ये साजिश सीबीआई बेनकाब नहीं कर पाई है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल उठाया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाबरी विध्वंस कांड जो है वो सियासी मुद्दा है, वो कहीं से आपराधिक मामला ही नहीं है। एक ढांचा है, बहुत जर्जर ढांचा है, वहां बहुत ज्यादा कारसेवक जमा हुए और उन कारसेवकों ने आक्रोशवश, चूंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जो जिद बना रखी थी, जिस ढांचे के स्तंभों पर वराह की मूर्तियां थी, जिस ढांचे में वर्षों से नमाज नहीं पढ़ी गई थी, जिस ढांचे के आसपास कहीं वजू खाना नहीं था, जिस ढांचे को जबरन, आज तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि उस ढांचे के नीचे से मंदिर के अवशेष मिले नहीं, मंदिर को गिराकर ही वो ढांचा खड़ा किया गया था, उस ढांचे को आक्रोशवश कुछ लोगों ने गिरा दिया। अब इसमें कोई आपराधिक षड्यंत्र का मामला ही नहीं बनता है। कहीं आपराधिक षड्यंत्र रचा कहाँ गया, उसके लिए कौन कौन शामिल थे, उसका क्रियान्वयन कैसे किया, इसकी किसी प्रकार की डोर, चूंकि इस 22 वर्षों के अवधि में पूरे 13 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, 93 से लेकर 96 तक ये आरोप पत्र पेश करने में भी नहीं हो सके। तो जब कोई षड्यंत्र है ही नहीं, आप एक कपोल कल्पित सियासी षड्यंत्र रच रहे हैं, तो सियासी षड्यंत्र को जो है जब कोर्ट ऑफ ट्रायल में जाएगा हो, तो ट्रायल कोर्ट में जनरली उसको कुछ वो एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, उसका कोई उनके पास में जो है प्रमाण ना होने के कारण सीबीआई कोर्ट ने हर तरह का प्रयास किया, वो खारिज हो गया। ये जो महबूब अली जी के पक्ष से भी प्रथम दृष्टया क्या प्रमाण है, आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, या जिन लोगों को आज नोटिस जारी हुई है, इन्होंने कहां बैठकर षड्यंत्र ये रचा और षड्यंत्र में कौन शामिल हुए, और उनके कहने पर ही क्या, और उस 6 दिसंबर के अयोध्या में स्वयं मौजूद था। मैं आपको फिर से बता सकता हूं कि आप उस वीडियो को, जो शरद पवार जी ने वीडियो बनवाया था, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें दोपहर 2 बजे तक आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप वैसे भी नहीं मानेंगे क्योंकि अपील कर रहे हैं कि कोई ढांचे को गिराए नहीं, क्योंकि स्वर्गीय बाल ठाकरे जी का भी नाम उसमें था। बहरहाल मैं आपसे राजीव रंजन ये जरूर पूछना चाहूंगा कि चाहे हाजी महबूब अली हो या फिर पीएल पुनिया साहब हो, ये साबित करने की कोशिश अपनी दलीलों से कर रहे कि भाई वो साजिश थी। प्रेम शुक्ला और पाठक साहब कह रहे कि वो साजिश नहीं थी। सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है, राजीव रंजन जी, आप अब तक क्या सोच पाए हैं इस मामले में? देखिए, अब ये 22 वर्षों तक हम सोचते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह के फैसले इतने विलंब से आते हैं या इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता के कारण एक समुदाय विशेष को जिन बार बार जख्मों के हरा होने का जो एक उसकी जो स्थिति पैदा होती है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई की भूमिका चाहे यूपीए की सरकार हो या उसके इस पूरे दौर में 2 पूर्णकालिक सरकारें बनी हैं, एनडीए की जो दूसरी सरकार अभी चल रही है और एक छोटी सरकार अल्पावधि के लिए बीच में भी एक सरकार आई थी। तो चाहे जो भी हो, सीबीआई की जो भूमिका है निश्चित तौर पर वो कहीं से सराहा नहीं जा सकता है। जो जवाबदेही उनकी है उसके निर्वहन में वो पूरी तरह से असफल रहे। अगर हम कानून के सुराखों का लाभ लेकर के उस पूरी घटना को ये कहें कि ये अनायास हुआ, इसमें कहीं कोई साजिश नहीं थी, तो जो सार्वजनिक जो जीवन में रहने वाले लोग हैं, जो लोगों के अंदर जो धारणा है उस भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के, वो बदल नहीं जाएगी इससे। पूरी दुनिया में भारत की छवि आहत हुई उससे,
और उसकी प्रतिक्रिया जिस तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तस्लीमा नसरीन की लज्जा उस घटना के बाद ही आई और जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ा, मुझे लगता है कि इस तरह के खेल का जो नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है वो न्यायपालिका के लिए भी एक विषय है कि कई बार आप इनकी लंबे समय तक सुनवाई और अपील की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये बार बार जख्मों को हरा होने का मौका देते हैं। इसलिए जल्द से जल्द निष्कर्ष पर आना चाहिए और जवाबदेह लोगों के नाम उजागर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये जनता चाहती है। ठीक है, इस बीच एक बहुत बड़ी और अहम खबर भी आई है, वो भी बता दें कि मोदी सरकार के दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के स्मारक बनाने की खबरों पर उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। आजम ने कहा है कि ये राव को अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाकर वहां चबूतरा बनवा देने के लिए पुरस्कृत करने जैसा होगा। खबरें हैं कि सरकार राव के आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर उन्हें यह सम्मान देना चाहती है। पाठक साहब, क्या कहेंगे आजम खान के इस बयान पर आप? नहीं, आजम खान साहब कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए उनकी इस बयान पर तो उनके कांग्रेस के साथी ही जवाब दे, क्योंकि वो वर्षों तक उनका साथ रहा है एक दूसरे का और वो अपने ही मुख्यमंत्री के अभियानों पर तंज कसते हैं। ठीक है, इस पर पीयर पुनिया साहब से भी मैं रिएक्शन लूंगा। बैठे बैठे देख लेते हैं कि साक्षी महाराज ट्रक से भर के लाशें ले आते हैं, तो उनके पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए उन पर क्या कहा जाए। ठीक है, हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या सीबीआई ने आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को बचाने के लिए इस केस में लापरवाही दिखाई है, ढीलापन दिखाया है, और न केवल यूपीए के काल में बल्कि एनडीए यूपीए दोनों की सरकारों में सीबीआई ने एक सा रवैया रखा है अपनी पूरी कार्रवाई को लेकर। इस मामले में एक सीबीआई बचा रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आलोक मेहता जी, अब सवाल आपसे, क्या मानते हैं आप कि ये पूरी तरह से सीबीआई का नकारापन है या फिर पिंजरे में बंद तोते की मजबूरी? देखिए अनुराग जी, सही बात यह है कि बड़ा प्रश्न, चूंकि 22 साल में लोगों की याददाश्त भी कम हो जाती है। अर्जुन सिंह के पत्र नरसिंह राव के नाम, यदि उसको उनके किताबी आज भी उठा करके देख लेंगे तो मिल जाएंगे, रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में भी है। तो नरसिंह राव पर भी आरोप थे। फिर उसके बाद किस तरह योजना बनी, अपने साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, वो तो वहां भी थे, लेकिन बाद में यदि उनको याद करेंगे, पुराने रिकॉर्ड टीवी के देखेंगे तो शिवसेना के भी कुछ प्रमुख नेताओं ने स्वीकार किया था, भाई ठीक है ये भावना का मुद्दा था और हमने किया, भाई हम दम ठोक करके कहते हैं कि किया गया। उसी तरह से एक, इसको आप षड्यंत्र कहें, योजनाबद्ध कहें, और दूसरा सरकार है, चाहे वो राव की रही, तब उस मामले को कैसे ढीला देखिए, जब तक प्राथमिकी जो दर्ज होती है, जब सबूत शुरू में जो नष्ट हो जाते हैं। आप ये भी भूल रहे हैं कि सीबीआई से पहले एक आयोग भी बना था और उस समय भी कई चीजें गायब हो गई। किसने गायब की पता नहीं, वो बीजेपी ने किए, कांग्रेस ने किया, उनके समर्थकों ने किया, अफसरों में भी जो भावना वाले लोग थे उन्होंने किया। सवाल यह है कि आज सीबीआई तो सरकार बीजेपी की, एनडीए की पहले भी थी, तो अब ये नहीं है, ये खाली ये जरूर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। और जो लोग इस तरह से, जैसा अभी बिल्कुल ठीक कहा राजीव रंजन जी ने, 22 साल में जिनको सजा हो, आप देखिए ललित नारायण मिश्रा का मामला 71 कब उनकी हत्या हुई थी, वो अब जाके कुछ सजा मिली नीचे की अदालत से। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब ऐसे कोई कांड होते हैं, और क्षमा करेंगे मैं ये कहूंगा, हमारे, जैसा अभी बिल्कुल ठीक कहा राजीव रंजन जी ने, 22 साल में जिनको सजा हो, आप देखिए ललित नारायण मिश्रा का मामला 71 कब उनकी हत्या हुई थी, वो अब जाके कुछ सजा मिली नीचे की अदालत से। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब ऐसे कोई कांड होते हैं, और क्षमा करेंगे मैं ये कहूंगा, हमारे साथ पाठक जी हैं, अयोध्या में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, वरना 76 में जब मैं वहां गया था और यूपी के अमृतलाल नागर जो बड़े लेखक थे, वहां तब खुदाई शुरू हुई थी। तो जैसे वहां कोई जिस तरह से कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, ऐसे कोई पूजा वूजा भी नहीं होती थी। वहां अभी भी फोटो मेरे पास है, आप देख लीजिएगा उस समय के, और नहीं हो तो अपने आर्काइव में निकलवा के दिखवा लीजिएगा। तो न वहां पूजा होती थी, नमाज पढ़ी जाती थी। ये राजीव गांधी की गलती कहे, अरुण नेहरू ने राजीव गांधी को यूज किया, और उसके बाद नरसिंह राव ने कहा कि ये मामला निपट जाएगा, तो मस्जिद गिराने के लिए उन्होंने कोई सेना नहीं भेजी, वो 6 घंटे कमरा बंद करके सो गए। इससे बड़ा अपराध षड्यंत्र योजना क्या कह सकते हैं? इसलिए बीजेपी यदि है तो उसमें कांग्रेस के लोगों की जो सहानुभूति थी, और इसीलिए आज आजम खां जो कहे, लेकिन रिकॉर्ड तो यही है कि नरसिंह राव की सहानुभूति थी, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद गिराई गई। चलिए ठीक है, पाठक साहब, आपको आलोक मेहता साहब साफ तौर पर कटघरे में खड़े कर रहे। पुनिया साहब, आता हूं आपके पास। सवाल ये उठ रहा है कि भाई सबूत मिटाए गए या नहीं मिटाए गए,
सरकार आपकी थी जिस वक्त ट्रायल कोर्ट में आरोप तय किए जा रहे थे, तो क्या समझा जाए अपनी सहूलियतों के हिसाब से आपने धाराएं लगवाई और हटवाई, क्योंकि सीबीआई को तो बाद में जो कुछ मिले सबूत वो वही थे जो नीचे से उसके पास चले आ रहे थे? अनुराग जी, अपनी सहूलियतों के अनुसार बयान भी दिए जाएं। अगर कोर्ट, सीबीआई की कोर्ट हमको बरी करती, हमारे नेताओं को, हाई कोर्ट से हम बरी होते हैं, तो ये अप्रासंगिक है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट हमको नोटिस देता है, प्रासंगिक है। आज जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे रहा है तो हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन अगर किसी मुकदमे में हमारे लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे, हम लगातार बरी होते गए, कोर्ट में तथ्य नहीं प्रस्तुत हुए, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना पक्ष रखेंगे। और हम तो पहले भी कर रहे हैं, हम आज भी कर रहे हैं कि कोई साजिश नहीं किया हमने। कोर्ट ने हमको बरी किया, आपको कहना ही है, और हाई कोर्ट ने बरी किया जी। अगर सीबीआई के पास तथ्य नहीं है तो क्या हम उसको उपलब्ध कराएंगे तथ्य? ठीक है, ठीक है। हाजी महबूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई अचानक से अब आपको चिंता हुई है कि एनडीए की सरकार है और तमाम वो जो लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं, आज वो बड़े ओहदों पर हैं, मंत्री पद उनके पास हैं, बड़े बड़े विभाग वो देख रहे हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनके दबाव में सीबीआई काम करे और सच सामने ना आ पाए, साजिश का पर्दाफाश ना हो पाए। लेकिन इन 14 सालों में सीबीआई ने सबसे ज्यादा यूपीए के अंतर्गत काम किया है, तब आपको ये चिंता नहीं हुई कि सीबीआई दबाव में काम कर रही नहीं? आज एनडीए के कार्यकाल में आपको क्यों लग रहा है कि सीबीआई दबाव में काम कर सकती है और प्रभावित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये जितने महानुभाव बैठे हैं मेरे दोस्त, वो ये सबसे पहले वो ढांचा कहना बंद कर दें। और दूसरी चीज ये है कि हमने हमेशा सीबीआई या विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और आडवाणी साहब को जब एनडीए सरकार थी, उस वक्त ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको इस केस से निकाल दिया गया था। ये सांप्रदायिकता करने को रोकिए। मैं आता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ढांचा नहीं कहलाएगा। जिस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है कह रहा है कि मस्जिद नहीं थी, उसको ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप गलत बात करने वालों को जो है ये कह रहे हैं बात ना करें। देखिए, पहले ये पाकिस्तान नहीं है, गलत बात अभी आप हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान के मैं अयोध्या में रहता हूँ, मैं अयोध्या में रहता हूँ, पैदा हुआ हूँ, आप उससे ज्यादा नहीं समझते। वो ढांचा सुनिए, और मंदिर तोड़कर बनाया गया ज्यादा बातें नहीं, मुझे अच्छा ठीक है, मुझे भी बात है। अगर वो सांप्रदायिकता कर रहे हैं तो आप उसको हवा मत दीजिए। शुक्ला जी, मुल्ला राज नहीं चल रहा है, मस्जिद ऑन रिकॉर्ड है, मस्जिद ऑन रिकॉर्ड है, मस्जिद रहेगी। वो मस्जिद नहीं थी, ये कभी मस्जिद नहीं थी दुनिया में, ऐसी कोई मस्जिद नहीं है। चलिए ठीक है, ये कोर्ट को तय करने दीजिए भाई। ये हम और आप तय करने के लिए नहीं बैठे, प्रेम शुक्ला जी और महबूब साहब, ये हम लोग तय करने के लिए नहीं बैठे। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, चिल्लाने ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। पीएल पुनिया साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपका सियापा, आप कह रहे बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अच्छा ठीक है, खड़ा हुआ ढांचा ढहा, ठीक है, ठीक है। प्रेम जी, आपका मैसेज क्लियर है, अब शांत हो जाएं। पीएल पुनिया साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आडवाणी और बाकी नेताओं को साजिश के आरोपों से मुक्त करने के सीबीआई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई थी, तो सरकार आपकी थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने में आपको 9 महीने क्यों लग गए, जबकि 90 दिन का समय होता है? आपने इतना वक्त क्यों लगाया? देखिए, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि यूपीए सरकार ने कभी भी सीबीआई के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किस तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसको आरोपी बना रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, कौन न्यायालय में चार्जशीट जा रही है, किसमें फाइनल रिपोर्ट लग रही है, वो सीबीआई के स्तर से तय होता था। ठीक है। और मैंने जब कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है कि उन्होंने देर क्यों की, तो संबंधित अधिकारी जिन्होंने देर की वो बताएंगे क्या किसी सरकार के हस्तक्षेप की वजह से हुआ या उन्होंने देर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नहीं पुनिया साहब, बार बार आप कह रहे हैं कि सीबीआई पर आपका नियंत्रण नहीं, सीबीआई क्या कर रही है उससे आपकी सरकार को कोई लेने देने नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट यही सुप्रीम कोर्ट तोता बता चुका है सीबीआई को, सरकार का पिंजरे का तोता बता चुका है। तो वो तो हमें पता है, वो तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि सीबीआई कितने नियंत्रण में, कितने दबाव में काम करती है और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करती है। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में क्या, अरे हमको भी चुन लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट विभिन्न मामलों में, किसी मामले में संदर्भ में जनरल बात नहीं की थी, किसी केस के संदर्भ में जो बात कही थी उसको हर जगह नहीं लागू किया जा सकता। जब सीबीआई से पूछा जाएगा, संकेत साफ था ना कि भाई सीबीआई पे दबाव होता है, सरकार में वो बताएंगे क्या किसी के नो सीबीआई। अब मैं बात कर रहा हूं कि आज तो यूपीए की सरकार नहीं है, सीबीआई जवाब देगी। क्या वो कोई बता सकते हैं कि किसी ने दबाव की वजह से हमने नहीं किया था? जो अगर किसी ने गलती की है तो उसका भुगते, उसको सजा देनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने नरसिम्हा राव जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने केंद्रीय बल नहीं भेजा। मेहता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत नफी तुली सही बात करते हैं, लेकिन उनकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि 80 कंपनियों से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स अयोध्या में मौजूद थी और ये कहा गया। अच्छा, और उन्होंने, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि हम अपने से, ये हमारी जिम्मेवारी है इसको, कि उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। नरसिम्हा राव जी ने जो कर सकते थे भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, उसका बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, उन्होंने कतई कमी नहीं छोड़ी। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि कोई आरोप लगाने की अर्जुन सिंह के पत्रों का क्या कहेंगे? अर्जुन सिंह के पत्र सरकार के रिकॉर्ड में है पुनिया जी, तो साजिश की बात कर देते हैं। अर्जुन सिंह जी के पत्र तो आपके रिकॉर्ड में है सरकार के। अर्जुन सिंह के पत्र में नरसिम्हा पे अर्जुन सिंह को वापस क्यों बुलाया गया? पुनिया जी, आप तो वहां सरकारी अफसर रहे होंगे। अर्जुन सिंह को वापस पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजने के अलावा नरसिम्हा राव सो क्यों गए? 4 घंटे सो क्यों गए जाकर के कमरे में? वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है, आप ही छापते रहे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे लेकिन सो क्यों गए? नरसिम्हा राव जाके मंत्री के साथ वहां धरना दे देते। लेकिन ये कि गलत बात नहीं कर सकते। आपकी पार्टी ने धरना दिया था, अर्जुन सिंह को वापस बुला लिया था। आप गलत बात मत करिए। नहीं, सही बात कर रहा हूँ। अरे आप रिकॉर्ड देखिए, गलत बात, अर्जुन सिंह को लखनऊ से वापस बुला लिया गया, अयोध्या नहीं जाने दिया गया कि आप जाके रोकिए मत। गई थी पैरामिलिट्री को तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स अयोध्या में थी, उनको पैरामिलिट्री फोर्स अयोध्या में थी। यही तो खेल था। कल्याण सिंह को और फोर्स दे दिया गया कि उनको मदद करे पीएससी के बल पर। वहां की सरकार करेगी और कल्याण सिंह की मदद के लिए भेजी गई। कल्याण सिंह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने इस मस्जिद को गिराया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं नरसिम्हा राव जी को भी गर्व था और मेरी वजह से नरसिम्हा राव जी को भी गर्व था। उन्होंने कहा उन सबको नजरअंदाज कर देंगे और नरसिम्हा राव जी को भी गर्व था। नरसिम्हा राव नहीं, बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने के लिए चाहती हैं कि वो कभी खत्म ना हो, कभी ना सुलझे, वो हमेशा जिंदा रहें, उनमें हमेशा आग लगी रहे। पाठक साहब, जफर याब जिलानी साहब की एक बयान की आप बात कर रहे थे, मैं वो बयान आपको यहां पर दोबारा सुना रहा हूं, उसको एक बार फिर से साफ सुन लीजिए क्योंकि उसको आपने गलत तरीके से समझ करके समझा था। उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर इस चर्चा में वापस लौटेंगे। जफर याब जिलानी। जब 2004 में आडवाणी जी को डिस्चार्ज किया गया था तो सीबीआई से हमने डिमांड किया कि वो इसके खिलाफ रिवीजन करे। सीबीआई ने रिवीजन नहीं किया तो हम लोगों को हाजी महबूब साहब को ही और हाफिज सिद्दीक साहब के नाम से क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करना पड़ा था हाई कोर्ट में। और उस वक्त सीबीआई ने हमारे रिवीजन की मुखालफत की थी जब तक एनडीए की सरकार थी। जब सरकार एनडीए की बदल गई तो सीबीआई ने हमारी मुखालफत छोड़ दी। तो सीबीआई का ये रोल कि जो हुकूमत होती है उसकी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करते हैं वो, ये हमारे इस केस में तो कम से कम जाहिर हो चुका है। इसलिए हमें अंदेशा है कि जो भी हुकूमत उन्हीं लोगों की है आज कि जो उस केस में मुलजिम है, इसलिए सीबीआई उनके साथ कुछ नरम रवैया अख्तियार कर रही है। तो साफ तौर पर जफर याब जिलानी साहब का यह कहना है कि सरकारें चाहे जो भी रही हों, लेकिन कहीं न कहीं सीबीआई ने हर सरकार के दबाव में इस पूरे मामले में काम किया है। बहरहाल हम यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आडवाणी समेत के 21 आरोपियों को सीबीआई बचा रही है। राजीव रंजन जी, बहुत अहम सवाल है, 22 साल पुराना मामला है, 14 साल से सीबीआई इसी मकड़जाल में उलझी हुई है कि ये साजिश थी या नहीं थी। इस बीच आप देखिए कि जो मामले के आरोपी नेताओं में से बाल ठाकरे हों,
गिरिराज किशोर हों, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत अवैधनाथ हों, वो दिवंगत हो चुके हैं। मामले का ट्रायल रुका पड़ा हुआ है सीबीआई की इस साजिश वाली थ्योरी से। क्या आपको भी इस बात का एहसास या इल्म होता है कि सीबीआई इस मामले में इतनी ढिलाई बरत रही है कि इस मामले से जो जुड़े आरोपी नेता हैं वो बचे रहें और आखिर में बचे ही ना? देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई की भूमिका को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो स्वर है वो बदला हुआ है। जिस तरह से सीबीआई की भूमिका को लेकर के लगातार यूपीए की सरकार के दौरान वो आरोप जड़ने का काम करते रहे हैं, आज ये बदला हुआ जो सुर है वो कहीं ना कहीं एक विवशता है कि अगर हमें उसका लाभ मिल रहा है तो फिर इन परिस्थितियों का लाभ क्यों नहीं उठाया जाए। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि सीबीआई की भूमिका विवादित रही है। सीबीआई की भूमिका को लेकर के लगातार देश में बहसें चल रही हैं और अब यह समय है कि निश्चित तौर पर सीबीआई का जो ढांचागत जो स्वरूप है उसमें एक बड़े बदलाव और उसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। और साथ ही साथ न्यायपालिका को लेकर के भी एक बात जरूर कहनी चाहिए, चाहे वो सिख दंगों का सवाल हो या बाबरी मस्जिद का सवाल हो या देश के कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो चर्चा में है, तब तो हम जानते हैं, नहीं तो कई बेगुनाहों को कभी पूरे जीवन न्याय का वो चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो मुझे लगता है इन परिस्थितियों पर भी आज विचार करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर अयोध्या का मसला कहीं से भीड़ के अनायास या अकस्मात कोई घटना हुई ऐसा नहीं है, ये साजिश थी और इससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि आहत हुई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हाजी महबूब साहब, क्योंकि तमाम तरह से सीबीआई की ही भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, आपने भी उसकी भूमिका पर एनडीए की सरकार में सवाल उठाए। भाई, मैं आपसे एक छोटा सा जवाब ये जानना चाहूंगा इस सवाल का कि 90 दिन की बजाय 9 महीने सीबीआई ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में क्यों लगा दिए, जबकि सरकार यूपीए की थी उस वक्त? देखिए, ये सवाल तो सीबीआई वालों से पूछिए और हमेशा सीबीआई जिसकी हुकूमत होती है उसी का वो देख के काम करते हैं। और आज भी मैं यही कहूंगा, तो आपका भी मानना है कि दोनों ही सरकारें शामिल रही हैं इसमें? बिल्कुल है साहब, आज भी है। अभी देखिए, राजनाथ जी जो है वज़ीर दाखिला है और सीबीआई उन्हीं के अंडर में काम करती है, तो कुछ ना कुछ उसका ऑर्डिनेंस से उनको मिलेगा ही ना, फायदा तो मिलता ही रहता है, उनको खामोश नहीं रहेंगे उसमें। तो इसलिए हमेशा लोग ये देख के चलते हैं कि जैसे जिसकी हुकूमत है उसी तरीके से बात करते हैं। सीबीआई भी उनसे दब के काम कर रही है। ठीक है। मैं जी आलोक मेहता साहब, मैं यहां आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का रुख अपनाया है, आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि सीबीआई पुराने रिकॉर्ड को ही सामने रख पाएगी ना। मैं इसलिए शुरू से मैंने कहा, अब जो भी मामले शुरू में जो कुछ सबूत रखे गए थे उसी के आधार पर आगे जिसे कहते हैं कानूनी कार्रवाई चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके या कुछ और सबूत जो पहले से कोई और ला करके दे दें, उसके बाद उसके आधार पर ही कोई न्याय कर पाएगा। लेकिन देखिए, इस साथ में एक बात जोड़ूंगा, मुझे लगता है कि हमारे बड़े दोनों नेता यहाँ पर हैं, बड़ी पार्टियों के सारे, लेकिन सही बात यह है कि पर्दे के पीछे बीच में खबरें भी आई थी, उसकी पुष्टि कुछ हद तक की भी गई कि भाई इस मामले को सुलझा लिया जाए, वहां मस्जिद भी बन जाए, मंदिर भी बन जाए। इस तरह के अदालत से बाहर भी समझौते की वार्ताएं चल रही है। इसलिए सांप्रदायिक रूप न दे करके चाहे न्यायालय फैसला करे या वो करके कम से कम सांप्रदायिक तनाव ये ऐसी स्थिति नहीं बना के आउट ऑफ आपस में समझौता हो सकता है और तब शायद ये षड्यंत्र का मामला भी किसी तरह से निपट सकता है। उसमें अदालत ही किसी को दोषी मानेगी तो सजा दे सकती है या उन पर कह सकती है कि देरी क्यों हुई। वो सीबीआई जरूर कटघरे में रहेगी और इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा, जो न्यायिक पहले आयोग जो बना था वहां से जो सबूत गायब हो उसका तो कोई उस पर कोर्ट कहीं चले। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और आलोक मेहता ने जो कहा उसी नोट के साथ हम इस डिबेट को यहां पर खत्म कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।